Hello class 12th, welcome again to my class of political science, and today I am going to start the third chapter of book 2, Politics of Planned Development. ये चैप्टर से रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो अपना परसों अपलोड किया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है दैट वाज नॉट सो क्लियर, दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो अगेन. तो इसमें आपको ढंग से पिक्चर्स और जो टॉपिक्स उस टाइम पर शायद कुछ रह गए थे वो आपको फिर से क्लियर हो जाएंगे. और सभी स्टूडेंट्स अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है. दीपेश, साहिल, समनजोत, सब लोग भाई सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो इन वीडियोस को? अभी तक नहीं. शेखर बातों में लगा हुआ है या बालों में? तो पढ़ाई में ध्यान दे लो. हेमंत, सब लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. तुम्हारी वजह से दोबारा वीडियो बन रही है, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स जो दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना हो. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो चैप्टर का नाम ही आपका है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उसमें हमारा एक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि उसको वापस से मेंटेन करना इट्स अ बिग टास्क फॉर इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन थी. अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, दैट वाज वेरी लो, और अगर पर कैपिटा इनकम आपकी लो है तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़रूर होगा. उसकी वजह से जो इनकम अगर आपकी कम है कंट्री के अंदर तो लिटरेसी रेट भी कम, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी. इसके अलावा प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जिस टाइम पर हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था उन्होंने हमारी इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को तो इतना ज़्यादा डोमिनेट किया था कि हम लोग सिर्फ एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में ही वर्ल्ड के सामने नज़र आ रहे थे. तो इन सब से बाहर निकलने के लिए, अपनी ग्रोथ रेट को वापस से मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. और इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या उन्होंने प्लानिंग्स करी, वो ही हमें इस चैप्टर में करना है. तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें स्टार्टिंग में एक ये टॉपिक दिया हुआ है उड़ीसा से रिलेटेड. उड़ीसा के अंदर जो आयरन ओर प्लांट है उसकी वजह से वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भाई हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, उसका फ़ायदा लेना चाहती है. तो उड़ीसा इज़ वन स्टेट विद लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर. To cash on it, the state government signed a memorandum of understanding with international and domestic steel makers to invest in state. कि भाई उन्होंने अपनी इकनॉमी को या इसका और फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स जो थे उनके साथ एक मेमोरेंडम साइन किया. एंड द गवर्नमेंट होप दैट इट वुड लीड टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एवेंचर्स इन द state. However, the iron ore reserves of the state are mostly in the tribal regions of the state. Tribal people think that setting up of industries would lead to their displacement. अब यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जो हम स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने तो वो साइन कर लिया, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसकी वजह से उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा अपने जगह से. दूसरी तरफ गवर्नमेंट का यहाँ पर कंसर्न है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, आपकी कंट्री में पैसा आएगा, और दूसरी तरफ आप एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट जो सोच रही है वो भी अपनी जगह सही है और ट्राइबल्स भी. दूसरी तरफ कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, दे फियर दैट द माइनिंग एंड इंडस्ट्री माइट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. कि भाई जब भी आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हो तो उससे रिलेटेड आपको माइनिंग एरियाज़ भी सब कुछ खोदना वगैरह पड़ता है, माइंस खोदनी पड़ती हैं,
तो उससे क्या होगा, हमारा जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट if industry is not allowed to exist, it would set a bad precedent for the investment of the country. फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह को यहाँ पर परमिशन नहीं देते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, तो इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी पैसा हमारे यहाँ जो आएगा, फॉरेन करेंसी, सबको पता है कि एक नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो फॉरेन करेंसी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो. बट इन डेमोक्रेसी सच डिसीजंस आर नॉर्मली taken by people. It is important to take advice from experts on environment, economics and mining on such an issue. However, final decisions rest with the political elites. अब यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई गवर्नमेंट भी सही है, जनता भी सही है, सब लोग सही हैं, लेकिन जब कभी भी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की कुछ आइडियाज़ आगे सोचने वाली हो, तो उसमें आपकी जो आम जनता है उनका कंसर्न्स जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें आप एनवायरमेंटलिस्ट को भी उनकी ओपिनियन भी जानें, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी लें, और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें. और लास्ट में जो फाइनल डिसीजंस दैट वाज टेकन बाय पॉलिटिकल एलाइट्स. इससे क्या होगा कि भाई जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम सभी जानते हैं कि everybody has not equal और सेम डेवलपमेंट गोल्स. हर किसी का एक जैसा डेवलपमेंट गोल नहीं होता है. अब मानो दो किसान हैं गांव के, एक एग्जांपल है कि दो फार्मर्स हैं गांव के अंदर, एक रिच लैंडलॉर्ड है और एक है गरीब किसान. अब जो अमीर किसान है उसके डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे, और जो आपका एक पुअर पीजेंट है उसका अलग होगा. इसी तरह से हम सोसाइटी में भी ले सकते हैं एग्जांपल कि भाई सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते. गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंडस्ट्रीज़ लगाने से पैसा भी आएगा और रोज़गार भी बढ़ेगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, दोज हु आर इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस, उनके लिए वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी. या तो गवर्नमेंट उनको अश्योरिटी दे कि भाई आपको यहाँ से हटाकर हम दूसरी जगह प्रॉपर रहने की जगह देंगे, और आपको जो भी ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स या कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जा रहे हैं उससे आपको ये चीज़ फ़ायदा होगा, एक श्योरिटी दिलाएं, तो कहीं जाकर ये चीज़ें सही ढंग से काम कर सकती हैं और सबके लिए ही डेवलपमेंट ला सकती हैं. तो इसलिए सबका कंसर्न होना ज़रूरी है. अब नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, डेवलपमेंट आइडियाज़. डेवलपमेंट आइडियाज़ से रिलेटेड हम बात करें यहाँ पर, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने जो थे दो मॉडल्स थे डेवलपमेंट से रिलेटेड. एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर. एंड यूएसए वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड यूएसएसआर ऑन सोशलिस्ट. तो अब प्रॉब्लम थी कि भाई हम इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको हम अडॉप्ट करें, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया की क्या बात करें, आप कहीं की भी बात करोगे ना, आप अगर अपनी फैमिली से भी रिलेटेड बात करोगे, अगर किसी चीज़ किसी मुद्दे पर बात हो रही है, तो आप हमेशा देखोगे कि दो ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं. यानी कि एक अगर कहेगा कि मुझे ये करना है तो दूसरा उसका अपोजिट ही बोलेगा. तो ऐसा ही हो रहा था इंडिया में. सम पार्टीज़ लाइक CPI, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जैसे नेहरू, वो लोग चाहते थे कि हम लोग यूएसएसआर यानी कि जो सोशलिस्ट मॉडल है उसको अडॉप्ट करें. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे थे. तो आफ्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट ये एक थॉट बहुत तेज़ी से आया, खासकर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कि अगर हमने इंडिया का कोई भी फ़ायदा देखना, उसको बेनिफिट देखना है, तो इंडियन गवर्नमेंट को उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना ही पड़ेगा. गरीबी को हटाना है, हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन वापस से करना है, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट था.
तो इससे रिलेटेड भी कुछ डिबेट्स थी, डिस्कशंस थी, और वो क्या थी कि कुछ ग्रुप्स थे, पार्टी से रिलेटेड कह सकते हो या आम जो जनता उससे रिलेटेड, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड थी, और वो क्या कहलाते थे, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। यानी कि एक तरफ लेफ्टिस्ट थे और दूसरी तरफ थे राइटिस्ट। ये दोनों अलग अलग, ये जो ग्रुप्स थे ये दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपका 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही है कि दोनों की आइडियोलॉजीज़ या व्हाट वर द कंसर्न्स ऑफ राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो राइटिस्ट की अगर हम बात करें, दोज हु वर in favor of market economy, free competition, open economy, and they do not want government interference in market system। यानी कि जो राइटिस्ट थे वो ये चाहते थे, ये उनको फेवर करते थे किसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम को। ये चाहते थे कि मार्केट इकोनॉमी हो, फ्री कंपटीशन हो, और जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड काम हो रहा है मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट सिस्टम हो, और उसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि जो भी नियम कानून बनाती है हमारी गवर्नमेंट, पॉलिसीज़ जो बनाती है, वो प्राइवेट कंपनीज़ के फेवर में बनाए। तो ये इसके फेवर में थे। एंड अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो वो थे आपके लेफ्टिस्ट। These are in favor of poor people and support government to make policies in favor of poor communities। लेफ्टिस्ट का ये कहना था कि भाई जो गरीब जनता है ना, गवर्नमेंट उनके बारे में ज़्यादा सोचे, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे चीज़ें बनाए, ऐसा पॉलिसीज़ बनाए जिससे गरीब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये 2 ग्रुप्स थे अलग अलग, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो अब प्रॉब्लम वही आ रही है कि भाई आधे लोग कुछ चाह रहे हैं, आधे लोग कुछ चाह रहे हैं, तो किस चीज़ को हम प्रेफरेंस दें। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और मॉडल्स की बात कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट गांधीयन एंड वेस्टर्न मॉडल इन क्लास 11। गांधी जी के क्या व्यूज़ थे? गांधी जी हमेशा ही चाहते थे कि हम लोग जो हैं, डेवलपमेंट से उन्होंने कभी या मॉडर्नाइजेशन से उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। वो हमेशा चाहते थे कि मॉडर्न हो, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा था वो था कि भाई हम गांव के, यानी जो स्पेशली रूरल एरियाज़ हैं, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा काम करें। तो द गांधीयन मॉडल sought to raise material and cultural life of Indian people. Its emphasis was on 5.5 lakh villages of India. In it, the greatest emphasis was on scientific development of agriculture and growth of small scale and cottage industries। गांधी जी मतलब मॉडर्नाइजेशन की तो बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर वो अगेंस्ट थे डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। यानी कि जो हम इंसान हैं, जो आज हम पूरी तरीके से मॉडर्न मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मशीन्स हमारे थ्रू चलनी चाहिए, हम मशीनों के थ्रू नहीं चलनी चाहिए। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी डेवलपमेंट होनी, साइंटिफिक डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। एंड गांधी वांटेड टू प्लेस ऑल की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ इन द पब्लिक सेक्टर। और जितने भी आपकी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये वो चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट के। और इसीलिए गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील, यानी जो चरखा यूज़ करते थे ज़्यादातर एज अ सिंबल, उन्होंने हमेशा, कोई भी पिक्चर अगर आप गांधी जी की देखोगे तो उसमें उनको चरखा चलाते हुए ही दिखाया गया है। तो वो व्हील भी या वो चरखा भी एक मशीनरी का ही पार्ट है। एंड ही वॉज नॉट अगेंस्ट मैकेनाइजेशन, but Gandhi was opposed to craze for machinery. He believed that factory system led to evolution of capitalists and who exploited the vast majority of workers. वही चीज़ कि भाई वो इंसानों का मशीन की तरफ इतना ज़्यादा जो झुकाव है उसको नहीं चाहते थे। मतलब एक कंज्यूमरिज्म सोसाइटी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हमारी सोसाइटी कैसी हो, प्रोडक्शन करे, ना कि कंज्यूमरिज्म ज़्यादा करे।
तो इसके लिए वो ये चाहते थे कि लोग हैं वो अपने हाथ से यानी अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उन्हें ये डर था कि मशीन्स अगर ज़्यादा आ जाएंगी या हम मशीन्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो इसकी वजह से किसका नुकसान होगा, वर्कर्स का, यानी जो गरीब जनता है उनके काम पर ज़रूर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये था गांधीयन मॉडल ऑफ विलेज बेस्ड, यानी जो गांधी जी सोचते थे कि भाई हमारा गांव से रिलेटेड हमारा मॉडल क्या होना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के व्यूज़ थे। योर नेक्स्ट मॉडल इज़ नेहरूवियन मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नेहरू जी क्या चाहते थे, नेहरू जी की क्या सोच थी प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जिस टाइम पर इंडिया आज़ाद हुआ था, गांधी जी के जो आइडियाज़ थे उनको ज़्यादातर भूल चुके थे लोग, एंड नेहरू हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर एट दैट टाइम वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग, and it made foundation of heavy industry as the keystone of Indian economy and aimed to reduce dependence on foreign aid। कि जिस टाइम पर हम आज़ाद हुए थे, गांधी जी के जो व्यूज़ थे उनको ज़्यादातर लोग भूलते जा रहे थे, और उस टाइम पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो थे नेहरू जी, और उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में जाना जाता था। और नेहरू जी किस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो थे यूएसएसआर से, यानी यूएसएसआर ने जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से वो रिकवर कर रही थी या मेंटेन किया हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसी एक टारगेट को वो भी पूरा करना चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ भी इतने इंडस्ट्रीज़ हों, हम वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करें जिसकी वजह से हम बाहरी जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, और इसी मॉडल को नेहरूवियन मॉडल भी बोला जाता है। तो ये थी इस चीज़ से रिलेटेड आपकी कि भाई डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या अलग अलग आइडियाज़ थे, क्या व्यूज़ थे, वो सारी चीज़ें। तो अगर हम नेक्स्ट अपनी बात करें तो आते कि इतनी सारी चीज़ें जो करनी है हमने कंट्री में, तो वो अचानक से कैसे होगा भाई, इसके लिए प्लानिंग वगैरह भी तो करनी ज़रूरी है। तो इसी के लिए क्या बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, यानी कि 1950 में ये बना था, और इसके जो हेड थे यानी जो मेन इसके चेयरमैन कह जाते हैं वो थे प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि भाई 5 ईयर प्लानिंग्स को बनाए, यानी अगले आने वाले 5 सालों के लिए अपनी एक योजना बनाए कि हमें 5 सालों में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ मेन इम्पोर्टेंस की हैं, कहाँ पर कितना खर्चा करना है। फिर इसके अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सही ढंग से कैसे यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर किन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन के थ्रू दी जाती थी। फिर जो भी इसके अंदर मंत्रिमंडल या मिनिस्टर्स वगैरह शामिल थे उनकी मंजूरी मिलनी ज़रूरी थी। ये नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप डिस्कशन कर लिया, अपने आप सारे डिसीजंस ले लिए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे या बाकी मेंबर्स थे उनकी मंजूरी भी ज़रूरी थी, और उसी के बाद जो भी चीज़ें डिसाइड की जाती थी उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो ये था प्लानिंग कमीशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन बाद में 2015 में जाके ये चेंज हो गया, यानी जो प्लानिंग कमीशन था वो ख़त्म कर दिया। अगर उसी का एक नया फॉर्म हम कह सकते हैं, वो स्टार्ट हुआ जनवरी 2015 में, एंड दैट इज़ कॉल्ड नीति आयोग। नीति आयोग NITI फुल फॉर्म जाननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी, 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म इसकी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टार्ट हुई आपकी जनवरी 2015 में, यानी आप अप्रॉक्सीमेट अगर इसको हम अंदाज़ा लगाएं तो जब से 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से प्लानिंग कमीशन जो चलता आ रहा था 31 मार्च
2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, तो 2015 में ही नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया था और उसके थ्रू कुछ चेंजेस लाए गए थे। जैसे इसका चेयरपर्सन जो था या हेड थे वो इसके भी आपके पीएम ही थे। फिर इसमें जो वाइस चेयरपर्सन बनाए गए उस टाइम पर, दैट वाज अरविंद पंडेरिया, एंड सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनाया गया था उस टाइम पर वो बने थे अमिताभ कांत। इसके अंदर टोटल मेंबर्स जो इंक्लूड किए गए वो थे 8 मेंबर्स। ये सारी चीज़ें आपको इतने डिटेल में इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। हमें जानना ये ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन को जो एक नया फॉर्म दिया गया उसका नाम क्या था, तो दैट वाज नीति आयोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, कब स्टार्ट हुआ, तो वो सारी चीज़ें हैं कि जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन हुआ था 1950 में। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अर्ली इनिशिएटिव्स। तो स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें स्टार्ट की कि भाई हमने क्या चीज़ें करनी है, क्या प्लानिंग्स करनी है, तो इसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। तो वो यही था क्या किया जाए सबसे पहले तो हमें अपने जो नेशनल इनकम है और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज़ किया जाना ज़रूरी था। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए और जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारी इकनॉमी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया जाए, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है सोसाइटी के अंदर या इनकम का उसको मेंटेन किया जाए, उसकी जो उसमें इक्वालिटी लाई जाए। तो ये मेन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ फीचर्स थे जो प्लान किए गए थे। तो हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। आपका बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कई बार इसको सेपरेट भी पूछा जाता है 4 नंबर में और कई बार दोनों को कंपेयर करते हुए भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। तो मेन इसमें जो चीज़ें अगर आप छोटी छोटी ध्यान में रखोगे तो आपको एक कंप्लीट आंसर तैयार हो जाएगा, उसको डिटेल में अपने आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है किस ईयर में स्टार्ट हुआ और किसकी लीडरशिप में ये स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड in 1951 till 1956 and it was drafted by K.N. Raj। यानी कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1951 से लेकर 56 तक और जो ड्राफ्ट किया गया था वो किया था K.N. राज ने। अब इसमें जो मेन फोकस किया गया था दैट वाज एग्रीकल्चर, मेनली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, यानी कैसे हमने अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी आपकी कंट्री के अंदर। कई लोग पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए थे तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो इतने लोगों का जो खाना पीना है वो गवर्नमेंट को ही तो देखना था और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए क्या ज़रूरत है कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही इतना प्रोडक्शन करें कि हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड ना हों फॉर फूड ग्रेन्स। तो इसलिए एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। इन्वेस्टमेंट इन डैम्स फॉर इरिगेशन, ज़्यादातर जो इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया गया था वो किया गया था डैम्स पे। डैम्स पर किस लिए कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड्स तो हैं लेकिन जब तक हमें वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, पानी की सुविधा नहीं होगी, तो हम कैसे बढ़िया खेती कर सकते हैं। तो पानी बहुत ज़रूरी था, तो इसके लिए डैम्स वगैरह जैसे सरदार सरोवर डैम हो गया और भाखड़ा नांगल डैम, इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टार्टिंग की गई थी। एंड बेसिक एम वाज टू रेज नेशनल इनकम, और जो मेन एम था या टारगेट था वो था अपनी नेशनल इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना।
फिर ये था कि केन राज कौन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, and it involved in drafting the plan argued that India should proceed slowly for the first 2 decades as a first pace of development could have endangered the democracy. इनका मेन जो फोकस था वो ये था कि हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रखना है ना, वो हम थोड़ा धीमा रखेंगे और अगले 2 दशक तक हमें इसकी जो एक स्पीड रखनी पड़ेगी वो थोड़ी धीमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से हम करते हैं तो कुछ और फील्ड में हमें नुकसान होगा और उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी. द प्लान मेड ह्यूज allocation for projects like Bhakra Nangal and focused on land reforms as the key to development. And the plan also aimed for raising of national income but without much positive results. सारी चीज़ें की गई इसके थ्रू, लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए, भूमि वगैरह में सुधार किया गया, लेकिन जैसा इसका रिज़ल्ट सोचा गया था यानी पॉजिटिव रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं आया था. एंड दिस प्लान इवन नेग्लेक्टेड इंडस्ट्री विद पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इट बीइंग ओनली 6%. सिर्फ एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो उसकी वजह से हमारा इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं हुआ था. लेकिन एक कोशिश की गई थी इसके थ्रू. तो ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड 5 ईयर प्लान. एंड दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 और कब तक चला ये, 61 तक, 56 से लेकर 61 तक. एंड दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस. पीसी महालनोबिस कौन थे? एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड प्लान एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैक्सिमम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक के सेकंड 5 ईयर प्लान दिया और इसमें जो मेन फोकस किया गया था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ये चाहते थे कि हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, यानी बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करें. एंड हमारे जो नेहरू जी थे उस टाइम पर, वो भी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही डेवलपमेंट का एक सिनोनियम समझते थे. यानी कि सभी जानते हैं ज़्यादातर कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना मुश्किल हो जाता है. The Mahalanobis plan, as it was called, aimed to create employment avenues, build a strong capital base and increase productive and technological capability of the economy. And top priority was given to heavy industries like machine building, machine tools, heavy chemicals, cement, etc., especially in the public sector. कि जो ये प्लानिंग की गई थी इसके थ्रू तेज़ी से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना था और इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया था. जैसे आपका स्टील हो गया, मशीन टूल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना था और वो भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में. तो ये अलग अलग चीज़ें थी, दोनों ही मॉडल्स का अलग अलग टारगेट था. दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको बताया, किन्होंने इनको स्टार्ट किया, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या प्लानिंग्स हुई हमारी, क्या कन्फ्यूजन्स थे, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं दैट वाज मेंशन्ड इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. रेस्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल बी डिस्कस इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. Thank you for watching, and if you have some queries, any queries, please कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें. बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, पढ़ो और अपने चैप्टर्स को ज़रूर रिवाइज़ करो, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी. थैंक यू.